हेलो गाइड्स, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का राजनीति शास्त्र, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है। राजनीति को हम पढ़ेंगे, ये पॉलिटिकल साइंस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलाया जाएगा, एक पाठ्यक्रम के अनुसार ही चलाया जाएगा और ये एनसीईआरटी बेस होगा। सो गाइड, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर, देखते हैं अपन राजनीति में क्या कौन कौन से अध्याय हमको पढ़ने होंगे और देखते हैं उनका पाठ्यक्रम। सो गाइड्स, जैसे फर्स्ट में लिखा है इकाई नंबर 1 अध्याय 1 में, एक में क्या है, सत्ता की साझेदारी। मतलब कि सत्ता की साझेदारी क्या है, पावर ऑफ शेयरिंग। मतलब कि पावर ऑफ शेयरिंग मतलब शक्ति का बंटवारा सत्ता में। अब शासन में जैसे अपने यहाँ पे कोई एक जन शासन नहीं चला सकता, ना ही प्रधानमंत्री या सरकार होती है, वो एक कोई इंसान नहीं होता, एक तो संगठन होता है, एक जिसमें कि प्रधानमंत्री भी होता है, मुख्यमंत्री भी होता है, और सबका अलग अलग समुदाय का सब में यहाँ पे सत्ता का बंटवारा होता है, भागीदारी होता है। इससे संबंधित पढ़ेंगे अध्याय 1 में। अध्याय 2 में देखेंगे संघवाद के बारे में, क्या होता है संघवाद, ठीक है। सो गाइस, अध्याय जो 3 है उसमें देखते हैं लोकतंत्र और विविधता के बारे में। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन ही लोकतंत्र होता है, जो कि हमारे देश में है। और क्या है, हमारे देश में विविधता भी है, इसी से संबंधित हम देखेंगे अध्याय 3 में। विविधता का मतलब जैसे जाति, धर्म, भाषा के अनुसार अलग अलग बोली जाने, विभिन्न राज्यों में विभिन्न विविधता पाई जाती है, भाषा के आधार पर हो या धर्मों के आधार पर हो। कहीं कोई धर्म मनाया जाता है तो कहीं कोई भाषा बोली जाती है। हम देखते हैं हमारे देश में तमिल भी बोली जाती है, मराठी भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, और सबको क्या है, समानता है, सत्ता में सबकी भागीदारी है, किसी भाषा की या किसी धर्म की अपेक्षा नहीं होती है। सो गाइस, देखेंगे इसमें लोकतंत्र और विविधता में अध्याय 3 में। अध्याय 4 में है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। क्या होते हैं, जाति से संबंधित मसले होते हैं, अपन देखते हैं। कभी धर्म से संबंधित पहले उठाए जाते थे मसले, अभी भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं हमको। लिंग से संबंधित, वो स्त्री है वो पुरुष है, इससे संबंधित देखेंगे अध्याय 4 में। अध्याय 5 में जनसंघर्ष और आंदोलन। जनसंघर्ष क्यों होते हैं, क्योंकि किसी भी समुदाय का यदि जाति धर्म के अनुसार यदि कोई शोषण कर दिया जाता है तो वहाँ पे जनसंघर्ष तो बढ़ेंगे, आंदोलन भी करेंगे लोग, जो कि पहले होते थे। तो इससे संबंधित भी अपन देखेंगे अध्याय 5 में। अध्याय 6 में देखते हैं राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल में जैसे हम देखते हैं अलग अलग संगठन, अलग अलग दल बनाए जाते हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, गठबंधन है, ये भी राजनीतिक दल ही है एक प्रकार से, ठीक है। अब देखेंगे अध्याय 7 में लोकतंत्र का परिणाम। क्या हुआ लोकतंत्र का परिणाम, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, इसका परिणाम क्या हुआ, क्या गलत था लोकतंत्र होना, तो यह सही था, लोगों का शासन। तो अध्याय 7 में देखेंगे। अध्याय 8 में देखेंगे इसमें आने वाली चुनौतियां, क्या क्या सामना करना पड़ा, कैसे आया लोकतंत्र, या इससे क्या चुनौतियां होती हैं, इससे संबंधित देखेंगे अध्याय 8 में। सो गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की वीडियो के। आज अपन देखेंगे अध्याय फर्स्ट सत्ता की साझेदारी। सो गाइस, चलते हैं आज के लेसन की ओर। सो गाइस, देखते हैं सत्ता की साझेदारी, इसका परिचय देखते हैं। इस अध्याय में हम लोकतंत्र की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, जो पिछले साल की शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतंत्र व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रीकरण कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जन काम अपने यहाँ लोकतंत्र में नहीं चला पाता है, उसके लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है। जैसे विधायिका होती है, विधायिका क्या करती है, कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है, और न्यायपालिका उन कानूनों को देखरेख करती है कि यह सुटेबल होगा भी या नहीं होगा, तो ये देख रही, या फिर उस एक संविधान के अनुसार कानून बनाए जा रहे हैं कि नहीं बना जा रहे हैं, ये निरीक्षण कौन करता है, न्यायपालिका, और एक दूसरे पर निर्भर होती है, क्योंकि विधायिका कानून बनाएगी तो कार्यपालिका उसको लागू करेगी और फिर न्यायपालिका उसको देखेगी। ये परस्पर इनका संबंध भी होता है, और एक दूसरे पर कोई किसी पर थोपता नहीं है, कोई भी नियम बनाकर।
उनका जैसे व्यवस्थापिका बनाती है तो कार्यपालिका लागू करवाती है और न्यायपालिका उनका निरीक्षण भी करती है कि सही है कि नहीं है। देखते हैं पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार करके आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका के 2 कथाओं की शुरुआत करते हैं। इन दोनों घटना बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियों में सत्ता के बंटवारे की मांग किस तरह निपटती है। इन घटनाओं से समझने में कुछ मदद मिलेगी आखिर लोकतंत्र सत्ता बंटवारे के लिए क्यों जरूरत है। इससे सत्ता बंटवारे उन बातचीतों को कर सकेंगे जिनकी चर्चा 2 अध्याय में की है। सो गाइस अपन देखते हैं दो देश देखते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका, या इनकी कहानियां देखते हैं। इनके यहाँ सत्ता का बंटवारा हुआ या नहीं हुआ, उनका कैसा रहा और सत्ता की साझेदारी हमें क्यों जरूरी है। इन वाली बेल्जियम की और श्रीलंका की कहानी सुन लेने से आप खुद को समझ में आ जाएगा। सो गाइस चलते हैं आगे, देखते हैं सुनते हैं इनकी। सो गाइस देखते हैं अपन इसके लिए अपन बेल्जियम और कहानी सुन रहे हैं बेल्जियम और श्रीलंका से के संबंधित। सो क्यों ना हम इस बेल्जियम को अपन मैप में देखे लेते हैं। देखिए बेल्जियम कहाँ पड़ता है। एक बेल्जियम बहुत ही छोटा देश है। ये पड़ता है कहाँ पर, ये पड़ता है देखिए यूरोप में पड़ता है। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिका है। तो ये महाद्वीप है हुए 7, जो कि 7 महाद्वीप हैं विश्व में। ये कौन से महाद्वीप में पड़ता है, ये पड़ता है यूरोपीय महाद्वीप में और ये बहुत ही छोटा देश है। ये पड़ता यहाँ पे जर्मन है, यहाँ फ्रांस है, यहाँ डच लोग रहते हैं, बोल्वेनिया लोग रहते हैं। सो गाइस अब देखते हैं अपन श्रीलंका की स्थिति मैप में कहाँ पर है श्रीलंका। सो गाइस देखिए यहाँ पे ये क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। ये श्रीलंका की सीमा है। ये बहुत ही छोटा देश है, जैसे बेल्जियम भी एक छोटा देश है, लेकिन बेल्जियम की सीमा अपन ने देख ली किन किन देशों से लगी हुई है। ये है तमिलनाडु के जस्ट नीचे दक्षिण में ही पड़ता है श्रीलंका और ये भी बहुत छोटा देश है। यहाँ पे भी किनका प्रभुत्व रहता है, तमिल का और सिंहली का। गाइस ये बहुत छोटा देखिए। और ये है अपना हरियाणा के बराबर इनकी जनसंख्या होगी या फिर क्षेत्रफल होगा। और बेल्जियम का तो और छोटा है, हरियाणा से भी छोटा पड़ेगा। कहानी में क्या बताया गया है, देखिए बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि हम बता चुके हैं। ये क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मन, लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के करीब। इसकी आबादी मतलब जनसंख्या कितनी है, 1 करोड़ से भी कम होगी, 1 करोड़ के करीबन होगी, ठीक है। और हरियाणा की जनसंख्या कितनी है पता है आपको, 2.5 करोड़ है, 2 करोड़ 53 लाख से करीब है हरियाणा की जनसंख्या। और यहाँ का क्षेत्रफल भी जो हरियाणा का है वो 44,212 किलोमीटर है, जो कि हरियाणा से भी छोटा है क्या, बेल्जियम। और इसकी जातीय बनावट बहुत जटिल है, क्योंकि हमने देखा तो उसके आसपास कौन कौन देश हैं। देश की कुल आबादी 55% मतलब 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है, ठीक है ना। 59% क्या बोलता है, डच बोलता है, ध्यान रखना। 59 क्या बोलते हैं, डची लोग डच बोलते हैं। और 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं। जो 40% हैं वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। और यहाँ क्या लिखा है, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग की तुलना के रूप में ज़्यादा समृद्ध ताकतवर है। जो फ्रेंच लोग हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन वो क्या है, ताकतवर है, मतलब कि आर्थिक रूप से, आर्थिक मतलब धन दौलत से वो ताकतवर है। बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास से शिक्षा के लाभ पाले डच वाले लोगों की स्थिति नाराजगी की रहती है, क्योंकि जैसे जो फ्रेंच वाले का प्रभुत्व ज़्यादा रहता है क्योंकि वो अमीर हैं, ठीक है ना। और तो इसके कारण जो डच पर 59% लोग रहते हैं डच के, तो वो लोग क्या रहते हैं, हमेशा नाराज रहते हैं, नाखुश रहते हैं अपने देश से। 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों के समूह के टकराव से सबसे तीखा रूप ब्रसेल्स में दिखा। यह विशेष इस तरह की समस्या थी कि डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब में अपेक्षाकृत
ज़्यादा थे, लेकिन धन समृद्धि के मामले में कमज़ोर थे और अल्पमत थे। इनके डचों के पास ज़्यादा धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन ये डच वाले लोगों के भाषी लोग बहुत ज़्यादा थे। और आइए इस स्थिति की तुलना हम एक और देश से करें। और श्रीलंका में क्या था? श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के तट के कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हमने श्रीलंका की भी मैप में स्थिति बताई थी कि जो कि हमारे देश तमिलनाडु के दक्षिण में पड़ता है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा बराबर है, 2 करोड़ है। और हरियाणा की आबादी तो इससे भी ज़्यादा 2.5 करोड़ है, ध्यान रखना। और दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जातीय समूह के लोग इस सबसे प्रमुख समूह जाति के सहेलियाँ हैं। यहाँ पे भी जैसे बेल्जियम में 2-3 जाति के लोग रहते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे भी यहाँ की भी जातियों में क्या रहते हैं और भी लोग रहते हैं। यहाँ की भी स्थिति जटिल है, उसी प्रकार की प्रॉब्लम है। जातीय समूह लोग सबसे समाजवादी समूह सहेलियाँ है, उनकी आबादी कुल जनसंख्या 74% है। तो यहाँ पे सहेलिया लोग रहते हैं और तमिल लोग रहते हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो सहेलिया की जो भाषा बोलने वाले की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। वो कितनी है? 74% है। और तमिल बोलने वाले की कितनी है? 18% है। इन दो समूह है श्रीलंका। जो तमिल भाषा के लोग हैं 18% है, 18% है। लेकिन तमिल भाषा में कुछ लोग श्रीलंका के ही मूल निवासी हैं और कुछ लोग क्या हैं वहाँ के नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो पहले अंग्रेज लोग थे ना गाइस, तो वो लोग ले गए थे बागानों की खेती के लिए। कहाँ से ले गए थे? वो भारत से ले गए थे, मजदूर लोग ले गए थे। अब तो वो वहीं रहेंगे और वहीं पे रहने लगे, उनकी संतानें हो गई और वहीं पे घर बना लिया तो वहाँ रहने लगे। तो कुछ लोग वहाँ पे मूल निवासी तमिल हैं और कुछ यहाँ के हैं शरणार्थी हैं। देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं बेल्जियम समुदाय के बारे में। ये क्या है? देखिए यहाँ पे ये कौन है? डच लोग हैं, जो कितने % बोलते हैं भाषा अपनी? 59% बोलते हैं। ठीक है ना, डच भाषा। और ये क्या है? फ्रेंच लोग हैं, लेकिन ये फ्रेंच कितने बोलते हैं? 40% की आबादी है। ठीक है, तो ये 59 वाले डच वाले तो ज़्यादा हैं और ये कम हैं, लेकिन ये लोग जो फ्रेंच हैं ये अमीर हैं ज़्यादा। क्या है? इनके पास धन दौलत ज़्यादा है और इनके पास कम है। तो बहुमत तो इनके पास है, लेकिन अमीर होने के कारण इनके पास क्या है? फ्रेंच लोगों के पास बल बहुत ज़्यादा है। तो इनकी सत्ता चलती थी और इनकी सत्ता चलती जहाँ पे एक का प्रभुत्व रहेगा दूसरे का न रहेगा तो लड़ाई झगड़ा तो होना है, गृह युद्ध तो होगा ही। सो गाइस देखते हैं आगे। तमिल की भाषा की बात बता रहे थे अपन, तमिल भाषा का मैप देख लेते हैं। देखिए ए है, क्या है? ए है मैप, ये तमिल, ए है पूरा श्रीलंका, ठीक है ना। और ए है जो जी ऑरेंज कलर से बना हुआ है ना, ये ऑरेंज कलर में कौन रहते हैं? तमिल लोग हैं। ये कौन है? तमिल। ये कितने हैं? 18% हैं। और ये सिंहली लोग हैं जो येलो कलर के, ये कितने हैं? 74% है। ये बौद्ध लोग हैं, यहाँ ये बौद्ध लोग हैं और बौद्ध ही बोलते हैं सिंहली भाषा। और ये तमिल लोग हैं। तो इनका ज़्यादा प्रभुत्व रहता है, इनका कम रहता है। तो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। देखिए 1948 में श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब यहाँ पे ज़्यादा संख्या बोलने वाले लोगों की बात रहता है, यहाँ पे ज़्यादा संख्या लोग बोलने का प्रभुत्व रहता है। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय का प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। क्या हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा संख्या वाले सिंहली लोग थे, इसलिए उन्होंने कई कदम उठाए और उन्होंने अपना प्रभुत्व जमाना चाहा। ये है सिंहली। और 1956 में एक कानून बनाया उन्होंने, जिसके तहत तमिल के दरकिनार करके उन्होंने तमिल को किनारे में कर दिया और अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया। एक अपनी प्रभुत्व मतलब अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया, सिंहली को उन्होंने घोषित कर दिया। राजभाषा घोषित करोगे तो विश्वविद्यालयों, सरकारी नौकरियों में सिंहली की प्राथमिकता दी जाने लगी। नीति चली, नए संविधान के प्रावधान में भी किया गया। सरकार बौद्ध मत के संरक्षण को बढ़ावा देती थी। अब इनके संरक्षण मिलता था और इनको नहीं मिलता था, जैसे ये देश के ही ना हो, तो इनमें तो विद्रोह होना ही था।
उनका गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापना बढ़ाया। ऐसे करेंगे, यदि एक एक करके ऐसे मामले लेंगे, अपन उनको बढ़ावा देंगे, सिंहली लोगों को और तमिल लोगों को ना देंगे तो क्या होगा? उनको लगेगा कि हमारा देश है ही नहीं। उन्हें क्या एहसास होने लगा? बेगानापन लगने लगा उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। एक इसको लगा, तमिल वालों को लगा कि उनके प्रति कोई संवेदनशील ही नहीं है। जो नीतियां बन रही हैं तो उनकी संस्कृति के खिलाफ बन रही हैं, उनकी भाषा के खिलाफ बन रही हैं। राजनीति सरकारी से वंचित कर रही है। सरकारी नौकरी के फायदे अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है, ये तमिल लोगों को लगा। परिणाम ये हुआ, जब उनको इनके भाव में इनके अंदर क्या हो गया, इन्हें बेगानापन लगने लगा। इनके अंदर क्या अब आत्मज्वाला जगेगी। क्यों जगेगी? क्योंकि ये लोग विद्रोह करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनकी भाषा को महत्व ही नहीं दिया जाता था, इनकी संस्कृति को महत्व ही नहीं दिया जाने लगा। इनको लगा हम तो यहाँ के लगता है ही नहीं, ये सरकार हमारे लिए कोई आरक्षण नहीं दे रही है, हर जगह वही सिंहलियों को देती है। इससे सिंहलियों समुदायों के संबंध, तमिल समुदाय और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। देखो ये क्या बोल रहा है, बात बोले भेद खोलें। चलिए भाई खोलिए, आप भी खोलिए भेद। क्या हुआ था? बहुसंख्यकवाद। यह मान्यता, अगर कोई समुदाय बहुसंख्यकवाद है तो वह अपने मन चाहे ढंग से देश में शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत और इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई तुम कि यदि जो बहुसंख्यकवाद अपनाया गया तो जो जिसकी संख्या कम है तो उनके लिए क्या करेगा? अल्पसंख्यक या जिनकी संख्या लोगों की कम है तो उसके लिए मनमाने ढंग से उनकी इच्छाओं की अवहेलना की जाएगी और खुद की बात मनवाई जाएगी। देखिए, श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। अब तो तमिलनाडुओं को जैसे ही लगा तमिल लोगों को उनकी संस्कृति में अवहेलना की जा रही है और साथ में उनको सरकारी नौकरियों, शिक्षा के क्षेत्र में हर कुछ में उनको पीछे लगा, तो उन्होंने क्या किया? इसकी मांग रखी और संघर्ष करना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन तमिल आबादी के इलाकों की स्वायत्तता, उनकी मांगों को लगातार नकारा गया, लेकिन उनकी मांगों को कोई स्वीकार करने वाला नहीं था। जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? अब तो एक ही चीज बचती है, वही संघर्ष और आंदोलन। तो हो गए वो भी। तो 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका के स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बनने लगे। अब वो लोग क्या करने लगे? तमिल लोग अपना संगठन बनाने लगे। तमिल लोग कहाँ लगते थे? अपने तमिलनाडु के जो उत्तर दक्षिण में, और वो उत्तर पूर्वी जो तमिल थे वो लोग संगठन बनाने लगे। श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास और बड़े टकराव के रूप में यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया। क्या हुआ? इनके बीच में पारस्परिक, श्रीलंका में दो समुदाय के बीच, दो समुदाय कौन कौन से? एक तमिल वाले और एक सिंहली वालों के मध्य क्या हुआ? टकराव हो गया और वहाँ पे क्या हुआ? गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध किसे बोलते हैं? जो देश के लोगों के बीच देश के अंदर हो। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। इससे क्या हुआ? अब क्या है? जनधन की हानि तो होनी है जब युद्ध होगा, और घर में ही युद्ध हो रहा है, घर में ही फूट हो तो कैसा लगेगा? लोग मारे गए जा चुके। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे कई गुना ज्यादा लोगों को रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा होगा 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र में कि पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। पर वहां के गृह युद्ध के मुल्क के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई। 2009 में यह गृह युद्ध का अंत हुआ। सोचिए, अभी युद्ध का अंत हुआ, 1980 से चल रहा है और
है ना। 2009 में कितना समय लगा, कितना टाइम पीरियड हो गया। तो इससे क्या हुआ, हमने अपने अर्थशास्त्र में पढ़ा था कि वहाँ का सांस्कृतिक तो उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी वहाँ का विकास बहुत अच्छा था, लेकिन इसके कारण उन्हें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी इस गृह युद्ध के कारण। कभी भी इसीलिए कम समझ, अल्पसंख्यक को समझ के कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, नैतिक रूप से रहना चाहिए। यदि नहीं रहते हो तो फिर उसका परिणाम तो आप सामने देख ही चुके हो। सो गाइड्स, यहाँ पे अपन ने देखा कि ये हुआ, श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया और बहुत लंबे समय तक रहा और उनको बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि बल के दम पे चला रहे थे वो लोग, दूसरे का अवहेलना कर रहे थे। सो गाइड्स, अब हम देखते हैं अब बेल्जियम में क्या हुआ। बेल्जियम की समझदारी देखिए, उसमें भी यही प्रॉब्लम थी, बहुत सारे भाषी लोग थे। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय और आंतरिक सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई, हमारे यहाँ विविधता है तो क्या हुआ, सबको महत्व दिया जाएगा। 1970 में 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, सिर्फ इस बात के लिए कि इस देश में रहने वाले को किसी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो, ये ना लगे कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है हमारा या हमारी संस्कृति का। इसलिए उन्होंने 4 संशोधन किए और सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है और कोई और देश मिलजुल कर रह सके, इस व्यवस्था की कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम ने बहुत अच्छी व्यवस्था अपनाई। कैसे अपनाए? बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारी के लिए इन बॉक्सों को मुख्य बातें लिखी हुई हैं। अपन आप देखते हैं उन्होंने ऐसा क्या किया कि वहाँ पे लड़ाई भी नहीं हुई। उन्होंने 4 संशोधन किए और अपने संविधान में, और उनको ऐसा एहसास दिलाया लोगों को कि उनके साथ में कोई बेगानापन नहीं होगा, वो भले ही एक आदमी हो, अल्पसंख्यक हो या बहु। उन्होंने क्या किया? नैतिक शासन व्यवस्था अपनाई। किसने? बेल्जियम ने। और जो श्रीलंका ने क्या अपनाई थी? बल के अधिकार, बल पर बहुसंख्यक बात को अपनाया था कि जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं उसी की चलेगी, बाकी की नहीं चलेगी। तो इनमें देखते हैं अपन 4 संशोधन उन्होंने क्या किया। संविधान के इस बात को स्पष्ट किया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों को समान रहेगी, संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषी इस समूह सांसदों के बहुमत में उसके पक्ष में हो। इस प्रकार के एक समुदाय के लोग को एक तरफा फैसला नहीं कर सकते थे। क्या किया उन्होंने किया कि इसमें डच भाषी और फ्रेंच भाषी के समान मंत्री होंगे। और क्या होगा, यदि कोई कानून बनाया जाता है तो दोनों का मत होना जरूरी है कानून में, चाहे वो डच हो चाहे वो फ्रेंच हो। पहला कानून बनाया, समान मंत्री व्यवस्था। दूसरा, केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियों को 2 इलाके क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकारों के अधीन नहीं है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, उनको बंटवारा कर दिया। जैसे अपन देखते हैं केंद्र सरकार अलग है अपने यहाँ पे, प्रांतीय संविधान सरकार अलग है। जैसे संसद है, विधायिका है, और यहाँ पे अपने प्रांत में प्रांतीय शासन है, इनको अलग बांट दिया गया और एक दूसरे पर निर्भर अधीन नहीं है। देखते हैं तीसरा संशोधन क्या किया। ब्रसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय समान प्रतिनिधित्व है दोनों समुदाय का। जो ब्रसेल्स मतलब वहाँ की राजधानी में अलग सरकार है और उस राजधानी में फ्रेंच भाषी भी लोगों हैं और क्या है, डच भाषी भी लोग हैं, समान अधिकार प्राप्त है। इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया था, तो दोनों अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ये किया बेल्जियम ने। अब जो चौथा क्या किया उन्होंने, चौथा संशोधन, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार का भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। उन्होंने इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस समुदाय के सरकार चुनते हैं। जैसे अब समुदाय के आधार पर चुना गया, जैसे जातीय धर्म के अनुसार। इस संस्कृति में शिक्षा, भाषा और मसलों में फैसले लेने का अधिकार था उनको।
आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी यह व्यवस्था बेहद सफल रही। उनके लिए इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, वरन गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बढ़ जाता, एक फ्रेंच वाला देश बन जाता और एक डच वाला बन जाता। उनका गृह युद्ध तो होना था, लेकिन उन्होंने ये सब बचा लिया। जैसे जब अनेक यूरोपीय देश ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रसेल्स का उनको मुख्यालय चुन लिया गया। किसको बना दिया उसने मुख्यालय? ब्रुसेल्स को बना दिया गया। तो गाइस देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्षों में साझेदारी करने पर सहमत हुए और श्रीलंका ने ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने पर और सत्ता उनको हिस्सेदारी न बनने का फैसला करता है, इससे देश की अखंडता और एकता पर संकट हो सकता है। ये हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है। यदि हम किसी पर प्रभुत्व जमाते हैं, किसी को कमज़ोर समझकर, किसी भाषा के लोगों को कमज़ोर समझकर, तो क्या होता है? वहाँ पे वो लोग, उनकी अपनी एकता ही नष्ट होती है और कुछ नहीं होता है। देखिए, बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेशियन पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो पार्टियों का गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से दोनों पार्टियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं, मतलब प्रतियोगिता करती हैं। 2005 के चुनाव में इन दोनों में किसी को अपने बूते सरकार बनाने का लायक बहुमत नहीं मिला। ना वो जीता। क्या हुआ? नहीं मिला। इससे गठबंधन की सरकार बननी पड़ी, जैसे अपने देश में भी बन जाती है। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी के लिए online.com पर देख सकते हैं अपन। अब देखते हैं अपन क्या है, सत्ता की साझेदारी की क्यों जरूरत है, क्यों होना चाहिए सत्ता का बंटवारा या विभाजन, सबका मत भागीदारी क्यों होनी चाहिए, देखते हैं आगे। इस प्रकार की सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेश कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसक और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। क्या होता है, सबके लिए हिस्सा दे देते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा है कि टकराव नहीं बढ़ता है। ऐसा क्यों जरूरी है अपना साझेदारी? समुदाय की इच्छा को बाकी कभी भी या बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा बाकी को कभी भी थोपना तात्कालिक तौर से लाभकारी तो हो सकता है, पर आगे चलकर देश की अखंडता को, एकता को संकट बन सकता है। क्या होता है, यदि अपन किसी पे अपनी इच्छाएं थोपने लगते हैं, किसी अल्पसंख्यक को, तो तुरंत तो अपन प्रशासन से काम चला लेते हैं, लेकिन बाद में जब उनको एहसास होता है तो फिर गठबंधन बनता है, कहीं कुछ बनेगा, संगठन बनाएंगे और वो संघर्ष दबता नहीं है और बढ़ जाता है, के लिए घातक हो सकता है, मतलब एकता के लिए घातक हो सकता है यदि अपन बहुसंख्यकों का किसी पर थोप देते हैं अपनी नीतियाँ। आतंक सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर वह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन सकता है। यदि लड़ाई होगी तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब जो हारेगा तो हारेगा, जो अल्पसंख्यक है उसको तो हारना ही है। इससे परेशानी किसको भी बन जाएगी, बड़े लोगों को भी बन जाएगी, बहुसंख्यकों को भी बन जाएगी। क्योंकि जब झगड़ा होता है ना, या लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, तो वो ये नहीं देखता है कि तुम्हारा बल ज़्यादा है कि मेरा बल ज़्यादा है, या फिर आपके बहुसंख्यक ज़्यादा हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि बात यह है
कही जा सकती वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोक शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत है उनको बांटा जाए, लोकतंत्र का जाए और लोगों इसी ढर्रे से हैं। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े रहे। लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि शासन व्यवस्था में सबको अपनी अपनी भागीदारी दे देनी चाहिए, अपने अपनी जिम्मेदारियों को वो सब निभाएं और सबका सब समुदाय का भागीदारी हो, सब किसी को बेगानापन ना लगे, तभी तो वह लोकतंत्र है, वरना तो वो राजतंत्र है। राजतंत्र कहेंगे उसको इसलिए क्योंकि वहाँ पे राजा की चलती है या किसी एक व्यक्ति की चलती है, एक बार की चलती है, और जो लोकतंत्र होता है वहाँ सब हर व्यक्ति अहमियत रखता है। इन दोनों तर्कों से को हम युक्तिपरक, दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं, मतलब कि बेल्जियम को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक समझदारी तर्क लाभदायक परिणाम को जोड़ देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे में अभूतपूर्व महत्व को बताता है। वहाँ पे उसने समझदारी से काम लिया कि बहुसंख्यक ज़्यादा है तो बहुसंख्यक का प्रभुत्व कर देते हैं, लेकिन वो तो नहीं चला ना, गृह युद्ध छिड़ गया। एनिस बेल्जियम के इलाके में एक डच के माध्यम से, ये तो वो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मेरी वीडियो को आप देखेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट पर, इस खलील की उलझन। एक वीडियो का दूसरा पार्ट होगा। अपन वीडियो के एक लेसन के 2 पार्ट बनाएंगे, जिसमें कि अपन ने एक लेसन कंप्लीट करवा दिया। आई होप गाइड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी वीडियो लंबी ज़रूर होती है गाइड्स, क्या होता है हम एक एक से पढ़ाते हैं और फिर समझाते हैं। ऐसे नोट्स बनाकर तो हम भी समझा सकते हैं, पर गाइड्स क्या होता है बुक का एक एक वर्ड पढ़ाकर समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन गाइड्स यदि अपन हमारी वीडियो आप देख लेते हैं एक बार अच्छे इत्मीनान से, फुल एनर्जी से आप देखते हैं आराम से बैठकर, तो क्या होगा कि आपको लर्न करने की झंझट नहीं रहेगी और आप आराम से समझकर ही क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। जैसे हमने आज यदि आपको रिवाइज करना हो तो आप देखिए हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने बेल्जियम और श्रीलंका का क्या किया, हमने मूल्यांकन किया कि वहाँ पर साझेदारी व्यवस्था नहीं थी तो वहाँ पे कितनी कितनी प्रॉब्लम आई और बेल्जियम ने उस समस्या को कैसे निपटा, और जो श्रीलंका था उसमें क्या हुआ था, उसमें गृह युद्ध हो गया था। वो आप अपने मन से रिवाइज करिए, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट पर गाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।